चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में फैक्टर्स हो गए थे, ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस स्टार्ट कर दिया था। एटॉमिक रेडियस में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। क्या हो गया? जान लो बेटा, इधर से निकल जा, बेंच खसका के निकल जा, कूद के निकल जा, क्या परेशान हो रहा है इतना? बहुत बढ़िया। कौन था ये चमत्कारी बालक? अरे हाँ? बस चलो, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने जो बातें डिस्कशन करी थी वो ये था कि कभी भी एटम के सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? एटॉमिक रेडियस। और उसके कैलकुलेशन में दो दिक्कतें थी। पहली बात तो एटम का जो है ना पोजीशन है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल में कहां पर होगा वो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज का होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी ये बता नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर एटम आपको आइसोलेटेड नहीं मिलते, कैसे मिलते? बॉन्डेड। और बॉन्डेड है इसीलिए हमें पहले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना पड़ता था जो कि बॉन्ड लेंथ होती थी, और उस बॉन्ड लेंथ का हम लोग क्या करते थे? हाफ करते थे। फिर रेडियस के अंदर चार टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे। पहला था कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलेगा? जब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस। जब दो मेटालिक बॉन्डेड एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे तो मेटालिक रेडियस। और जब दो वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हुए एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के हाफ करेंगे तो वंडरवॉल रेडियस। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो आयनिक रेडियस में आपको बोला था दो तरह के आयन्स होते हैं, एक तो केटायन और एक एनायन। केटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा और एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा। तो ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो फैक्टर्स में हम लोगों ने पहला फैक्टर ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव आपको लगाना होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होता जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम जाते हैं शेल्स। टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्टिव काम नहीं आएगा, कौन काम में आएगा? शेल। तो डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ता है और हर शेल बाहर की तरफ आएगा तो शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज भी बढ़ेगा। और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट यदि कभी आ जाते हैं तो उसमें एक ही फैक्टर काम में आएगा और वो कौन होगा? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और इसमें रेडियस कहां आएगा? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग जो केसेस है उनको स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन ऑर्डर्स बनाने का। सबसे पहले हम जो केस पढ़ेंगे वो केस होगा इना पीरियड। 6 टाइप के केसेस पढ़ने, उसमें से पहला केस आता है इना पीरियड। देखो, इना पीरियड हम लोग एस और पी ब्लॉक को एक साथ पढ़ रहे हैं। एस और पी ब्लॉक पढ़ने का मतलब है हम लोग सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें, क्योंकि सेकंड पीरियड में सब और थर्ड पीरियड में भी सब आता है। तो पहले सब पढ़ेंगे, मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड। फिर डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड का पढ़ेंगे और फिर एफ ब्लॉक में भी आपको साइज का ऑर्डर दिया हुआ है 4F सीरीज का, तो उसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहले एस और पी की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। एस और पी ब्लॉक में सबसे पहले हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं बेटा? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड मैं आपको समझा दूंगा, थर्ड बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ऑर्डर में बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को बताना रहेगा कि कैसे ये ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। आइए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बताइए कौन है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अब आपको एग्जाम में ये जो 8 एलिमेंट्स हो सकता है 8 एलिमेंट दे दे, इनमें से कोई 2 दे दे, कोई 4 दे दे, कोई 5 दे दे और बोले कि इनके साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है और करेक्ट ऑर्डर क्या नहीं है। ध्यान सुनिएगा। पहली बात, एनसीईआरटी में रेडियस के जो हम लोग पॉइंट डिस्कशन करेंगे ना, रेडियस के 2 ऑर्डर दे रखे हैं। कितने ऑर्डर दे रखे हैं? 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कंपेरिजन के जो टाइप है वो अलग अलग है और अलग अलग कंपेरिजन के बेसिस पे 2 अलग ऑर्डर बनते हैं। उनमें से हमें किस ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है? तो जो हम पहला ऑर्डर बना रहे हैं हम उसको प्रायोरिटी देंगे हमेशा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही वो सेकंड वाला पॉइंट लिखा ना हो, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, एनसीईआरटी में 2 बातें लिखी है रेडियस को लेकर। पहली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जिस एलिमेंट का जो रेडियस निकलता है तो उसको मैं ऐसा बोलूंगा, जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। क्या बोला जाएगा? जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है, मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस निकलता है? मेटालिक। नॉन मेटल के लिए कौन सा रेडियस निकलता है? कोवेलेंट। और इनर्ट गैस के लिए वंडरवॉल। तो एनसीईआरटी ने यही बोल रखा है कि जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो और फिर उसको कंपेयर कर दो।
याद करिए पिछली क्लास में हमने जो 3 तरह के रेडियस पढ़े थे, कोवेलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल, क्या उनमें से कोवेलेंट सबसे छोटा, मेटालिक उससे बड़ा और वंडरवॉल सबसे बड़ा होता है? हाँ, तो वही ऑर्डर बनाना है आपको। ध्यान सुनिएगा, मुझे एक देख के बताइए इनमें से कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन इनर्ट गैस है। क्या इनर्ट गैस पहचानना सबसे आसान है बेटा? ये कौन सी हो जाएगी? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस निकलेगा? वंडरवॉल रेडियस। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? अच्छा मुझे बताइए ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है या नहीं है? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल्स। अच्छा मुझे बताओ, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ये बात याद आ रही है? तो बालिका से लेफ्ट साइड में जो भी आता है वो मेटल है। तो आइए, मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस निकलेगा? मेटालिक रेडियस। और ये सब बचे हुए नॉन मेटल्स हैं, इनके लिए कौन सा रेडियस निकलेगा? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब सुने बेटा, एक बात बताओ, अभी यहां पर जिसका जो जो रेडियस निकलता था, भाई जिसके लिए मेटालिक निकलता था अपन ने मेटालिक नाप दिया, जिसके लिए वंडरवॉल निकलता था वंडरवॉल नाप दिया, और जिसके लिए कोवेलेंट निकलता था कोवेलेंट नाप दिया। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है? क्या वंडरवॉल कोवेलेंट से भी बड़ा होता है? क्या वंडरवॉल मेटालिक से भी बड़ा होता है? इसका मतलब है इन सब में जो सबसे बड़ा रेडियस आएगा वो नियॉन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? नियॉन। क्या नियॉन को मैं इनर्ट गैस बोल सकता हूं? तो हम ऐसा बोलेंगे कि इन अ पीरियड इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो तो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। अच्छा मुझे बताइए मेटालिक और कोवेलेंट में बड़ा रेडियस कौन होता है? तो मेटालिक, इन दोनों का जो भी मेटालिक होगा, इसका मेटालिक या इसका मेटालिक, वो इनमें से किसी के भी कोवेलेंट के मुकाबले बड़ा ही होगा, बिकॉज मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। यहां तक की बात समझ में आती है आराम से? अच्छा अब एक बात याद करिए, कल हम लोगों ने फैक्टर्स लिखे थे, उन फैक्टर्स में हमने ये लिखा था कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमें क्या लगाना है? जेड इफेक्टिव। क्या लगाना है? क्या अभी तक मैंने जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल किया? नहीं। अभी तो मैंने जिसका जो रेडियस निकलता था वो नाप दो के हिसाब से ऑर्डर बना दिया है ना। लेकिन एक बात समझ ले, जेड इफेक्टिव लगाना तो है, लेकिन जेड इफेक्टिव हमेशा तभी लगाया जाता है जब सबका सेम टाइप का रेडियस कंपेयर हो रहा हो। क्या कंपेयर हो रहा हो? सेम टाइप। अभी आधो का तो आप मेटालिक कंपेयर कर रहे हो, आधो का तो आप कोवेलेंट कंपेयर कर रहे हो, आधो का तो आप वंडरवॉल कंपेयर कर रहे हो। ऐसे में जेड इफेक्टिव नहीं लगाते, ऐसे में टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व होता है, जो कि पहले हमने किया। पर अब मुझे बताओ, क्या इसका कौन सा रेडियस देख रहे हो? इसका? क्या सिर्फ इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या इन दोनों का सेम टाइप का रेडियस देखा जा रहा है? और सेम टाइप का रेडियस जब कंपेयर होता है तब क्या लगाओगे? जेड इफेक्टिव। अब मुझे बताओ, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ये ऑर्डर बना। ये जो व्हाइट कलर से मैंने लगाया है, ये किसके बेसिस पे लगाया है? जेड इफेक्टिव के बेसिस के या टाइप ऑफ रेडियस के बेसिस? और ये येलो कलर से जो मैंने लगाई है, टाइप ऑफ रेडियस के बेसिस पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या होता है, ऑर्डर तो बच्चा जेड इफेक्टिव से बनाना चाहे तो यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा, ऑर्डर सही आएगा। लेकिन जिस दिन एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाला, कि भाई इसका साइज बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम का साइज बड़ा क्यों है और बोरॉन का साइज छोटा क्यों है, तो बच्चा क्या लगाएगा? जेड इफेक्टिव। जबकि आंसर क्या है? टाइप ऑफ रेडियस। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, बोरॉन के लिए कौन सा रेडियस देख रहे हो? कोवेलेंट। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या सबके लिए कोवेलेंट रेडियस देखा जा रहा है? क्या सबका सेम टाइप का रेडियस देख रहे हो अभी इन पांचों का? और जब सबका सेम टाइप का रेडियस है तो कौन सा फैक्टर लगाया जाएगा? जेड इफेक्टिव। क्या यहां से लेके यहां तक जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। मतलब इस ऑर्डर को बनाने में दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हैं। पहला कॉन्सेप्ट लगा है टाइप ऑफ रेडियस। जब टाइप ऑफ रेडियस से हमने मेटालिक, कोवेलेंट और वंडरवॉल को पहचान लिया, फिर मेटालिक को कंपेयर करने के लिए जेड इफेक्टिव और कोवेलेंट को कंपेयर करने के लिए भी जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिएगा मेरी बात, ये जो ऑर्डर हमने बनाया इसको हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं एटॉमिक रेडियस या साइज का ऑर्डर, कुछ भी बोल दे चलेगा। एक बात देखिए, ये पहला ऑर्डर आ गया, इसके हिसाब से बताइए मुझे सबसे बड़ा साइज इन अ पीरियड किसका है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जनरल नाम सीखेंगे ना, इनर्ट गैस। क्या सेकंड लार्जेस्ट साइज अल्कली मेटल का है? देख लो आराम से, अल्कली मेटल का। और स्मॉलेस्ट साइज किसका है? हेलोजन्स का। किसका है? इसको क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस। इसको क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल। भाई ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल, ग्रुप 18 वाले इनर्ट गैस और ग्रुप 17 वाले हेलोजन्स। अच्छा, ये तो पहला ऑर्डर बना। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ इतना बोला गया कि डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस या डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये वाला ऑर्डर बना के आना है। क्या बात यहां तक की क्लियर है? अब सुनो, मैंने बोला एनसीईआरटी में दो बातें लिखी हुई है। पहली बात ये है और प्रायोरिटी इसी को देना है,
दूसरी बात पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कभी आ गया तो पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या होगा। एक और टाइप का रेडियस कंपेयर होता है और वो होता है बेटा कॉमन रेडियस। कौन सा रेडियस? कॉमन रेडियस की यदि मैं बात करूं ना, तो कॉमन रेडियस में आप कोई भी एक टाइप का रेडियस ले लो, चाहे तो सबका कोवेलेंट ले लो, चाहे तो सबका मेटालिक ले लो, और चाहे तो सबका वंडरवॉल ले लो। मैंने एक वंडरवॉल लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी वंडरवॉल के रिस्पेक्ट में समझाता है इस बात को, लेकिन उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको बोल दे भाई सबका मेटालिक रेडियस दे दिया, या सबका कोवेलेंट दे दिया, या सबका वंडरवॉल दे दिया। इसका मतलब है शुरू से आखिरी तक सबको सेम टाइप के रेडियस के लिए आप कंपेयर करने वाले हो। बेटा एलिमेंट कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके लिए कौन सा रेडियस देख रहे हो? अब मेटालिक नहीं, अब सबके लिए क्वेश्चन में लिख के देगा कि डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वंडरवॉल रेडियस ऑफ सेकेंड पीरियड, ये डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ कॉमन रेडियस ऑफ ऑल द एलिमेंट। अगर कॉमन रेडियस बोल दिया या सबके लिए एक ही टाइप का रेडियस का नाम दे दिया, चाहे सबके लिए मेटालिक बोल दे, चाहे सबके लिए कोवेलेंट बोल दे, चाहे सबके लिए वंडरवॉल बोल दे, आंसर यही रहेगा जो अभी हम पढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या इसके लिए वंडरवॉल देख रहे हो? क्या इसके लिए भी वंडरवॉल देख रहे हो? क्या शुरू से आखिरी तक सबके लिए वंडरवॉल देख रहे हो? तो क्या यहां पर जिसके लिए जो रेडियस निकलता है वो काम में आएगा क्या? नहीं। अरे सबके लिए तो एक ही तो रेडियस निकाल रहे हो, और जब सबके लिए सेम टाइप का रेडियस कंपेयर करना होता है तो फिर कौन सा फैक्टर काम में आता है? जेड इफेक्टिव। तो इसका मतलब है यहां पर शुरू से आखिरी तक क्या लगाओगे? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बेटा बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर जो साइज का ऑर्डर बनेगा वो लगातार डिक्रीज होने वाला ऑर्डर बनेगा। और ध्यान से देखो, पहले और दूसरे वाले ऑर्डर में एक ही गैप है, एक ही चेंज है। वो क्या है? पहले इनर्ट गैस सबसे बड़ा है, बाकी इसको भूल जाओ, अगर इसको भूल जाओ तो बाकी ऑर्डर तो सेम दिख रहा है ना? पहले वाले में इनर्ट गैस सबसे बड़ा और दूसरे वाले में इनर्ट गैस सबसे छोटा। लेकिन एग्जाम में सेकेंड वाला ऑर्डर कब लगाओगे? जब क्वेश्चन में लिखा हो क्लियरली कि कॉमन रेडियस निकालो। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना बोला है डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब जब तक ये कॉमन शब्द का इस्तेमाल ना हो तब तक तो आपको पहले वाले ऑर्डर को ही प्रायोरिटी पे देना है। मैंने बोला सेकंड आज तक कभी आया नहीं है, आने की चांसेस भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा जरूर है, इसके बारे में मेंशन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसीलिए जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बात बताओ, सेकेंड पीरियड के बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पीरियड पे, है ना? थर्ड पीरियड के बारे में अब आप जानकारी दोगे मुझे। बेटा थर्ड पीरियड के लिए हम लोग पहले रेडियस का ऑर्डर निकाल रहे हैं। रेडियस बोल दूं मतलब एटॉमिक रेडियस या कुछ भी ऐसा, रेडियस बोल दिया, साइज बोल दिया। बताइए थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इन एलिमेंट्स के बारे में एक बात बताओ, पहले हम इसके लिए जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप रहे हैं। मुझे बताओ इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस निकलता है? तो इसके लिए अपन ने लिया वंडरवॉल। मुझे बताइए बालिका सीता, ये क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड से पहले वाले क्या है? मेटल। तो मेटल के लिए कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। और इन सब के लिए क्या निकलेगा? कोवेलेंट रेडियस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेटालिक, कोवेलेंट और वंडरवॉल में सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा? बेटा वंडरवॉल। इसका मतलब है क्या वंडरवॉल कोवेलेंट से भी बड़ा है? क्या वंडरवॉल मेटालिक से भी बड़ा है? हाँ, तो इसीलिए दो एरो बना दिया, मतलब सबसे बड़ा वो है। अब मुझे बताओ मेटालिक और कोवेलेंट में बड़ा कौन? मेटालिक। तो ये हमने जो ऑर्डर बनाई ये किसके बेसिस पे बनाया? टाइप ऑफ रेडियस। लेकिन अब क्या इसका, इसका और इसका, इन तीनों का क्या हम सेम टाइप का रेडियस देख रहे हैं? और जब भी सेम टाइप का रेडियस होगा क्या लगाओगे? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। क्या इसके इन चारों के लिए क्या कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे हो? हाँ, क्या लगाओगे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा, साइज लगातार कम हो जाएगा। और एक और धुआंधार क्वेश्चन जो एग्जाम में बना सकता है, वो क्वेश्चन कौन सा बनाएगा बेटा? कॉमन रेडियस का। प्रायोरिटी कॉमन रेडियस को देनी है या ऊपर वाले ऑर्डर को देनी है? ऊपर वाले ऑर्डर को। कॉमन रेडियस तभी लगाना है जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड हो कि आपको सबका सेम रेडियस देखना है। बेटा एलिमेंट कौन कौन आ रहे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या सभी का सेम टाइप का रेडियस देखने वाले हो? हाँ, और सभी का सेम टाइप का रेडियस है तो एक ही फैक्टर शुरू से आखिरी तक लगेगा, वो क्या है? जेड इफेक्टिव।
जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा और साइज लगातार कम होता जाएगा। नोट डाउन करिए इन ऑर्डर्स को। लिख लेना क्लियरली, है ना। प्रायोरिटी आपको नॉर्मल रेडियस को देनी है। एग्जाम में जब तक कॉमन रेडियस लिख के ना पूछे तब तक कॉमन रेडियस आपको नहीं बनाना है। होगा ध्रुव, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? जब पुराना पहला वाला खत्म होगा, है ना। पहला खत्म होगा तब नया चालू होगा बेटा, है क्या? किसको? हाँ, तेरा दोस्त है फिर? अच्छा अच्छा, मुझे लगा तेरे को क्या वकील बना रखा उसने कि मेरा केस तू लड़ना आके। अच्छा रहता ना, हार ही जाता केस वो। सारे जंजालों से मुक्ति मिल जाती उस पर एक बार में। बहुत बढ़िया। अरबाज लिख रहे हैं सर वॉइस नॉट क्लियर। बेटा अभी बता दे, अभी आवाज साफ आ रही हो तो बता दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने सुना तुम में से कई लोग यहीं बैठे बैठे भी चैट लिखते रहते हो। कौन है वो कलाकार? कौन है वो? मुंह क्यों छुपा रहा है? तू नहीं करता ऐसा? झूठ बोल रहा है। लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया बेटा? तू ऐसे क्यों लिखता बेटा? ऐसे ही बढ़िया। तो हो सकता कुछ लॉजिक हो ऐसे लिखने की पीछे, इसलिए पूछ ले एक बार। किसी ने बताया ऐसे लिखने से ज्यादा नंबर आते हो। चले, है ना। अब यहां पर हमने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान सुनेगा। अभी हम पीरियड के क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ऑर्डर के ऊपर बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन और हीलियम का साइज का ऑर्डर पूछ रहा है फर्स्ट पीरियड, तो इसका साइज बड़ा होगा हीलियम का। क्यों? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस निकालोगे? वंडरवॉल। पहले लेक्चर में ऐसे आते हो कि तुम लोग आराम से है? नीचे। हाँ तो उससे क्या हो गया? तो उससे क्या मतलब है? तुम कहीं भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वह इवेंट हो किसके लिए रहा, तुम अलग ही बात तालियां बजाने पहुंच गए। पहले जांचो पहचानो परखो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसके बाद बेटे ऐसे तो कहीं भी पहुंच गए ताली बजाने, ऐसे नहीं चलता काम, ठीक है। हाँ
ये क्या है, शादी वादी का जो समय होता है उसमें देख लिया करो, जहाँ खाना अच्छा मिल रहा वहां चले गए, ताली बजा ली, दो खाना खा के आ गए। लेकिन ऐसे थोड़ी कि कहीं पे भी मुफ्त में ताली बजाने पहुंच जाओ, ऐसे नहीं है। चलो ध्यान सुनना, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एस और पी ब्लॉक के बाद हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसका डिस्कशन कर रहे हैं, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से पीरियड से होती है बेटा, फोर्थ पीरियड। अरे फोर्थ पीरियड, 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। तो 3D सीरीज को हमें पढ़ना है। वैसे तो 3D, 4D, 5D, 6D चार सीरीज है जिनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन बेटा रेडियस, IE, EA, EN इन सब में जब बात होती है ना, तो एनसीईआरटी ने केवल 3D सीरीज की प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है। किसकी प्रॉपर्टी बता रखी, 3D पीरियड में। ग्रुप में तो अलग अलग बातें, वो ग्रुप की जब बात करेंगे तब बताऊंगा। तो हमें मेनली जब भी डी ब्लॉक की बात आएगी ना, तो डी ब्लॉक में मेन डिस्कशन हमारा कौन सी सीरीज पे होगा, हमेशा 3D सीरीज। और एफ ब्लॉक में जब हमारा डिस्कशन होगा तो 4F और 5F में से हमारा मेन डिस्कशन किसके ऊपर होगा, 4F। तो डी ब्लॉक की भी पहली सीरीज और एफ ब्लॉक की भी पहली सीरीज पे हमें डिस्कशन करना होता है। आइए पहले बात करते हैं 3D सीरीज के बारे में। बेटा 3D सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं, कौन आते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान, इस तरह से अपन ने याद कर लिया। अब इसके आगे की कंडीशन समझिएगा। बेटा 3D सीरीज जो है ना, इसके लिए भी एनसीईआरटी में दो तरह के रेडियस का पॉइंट दे रखा है। पहला रेडियस कौन सा है बेटा, कोवेलेंट रेडियस, और एक इन्हीं के बारे में दे रखा है मेटालिक रेडियस। दोनों में से एक बात बताओ, ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है ये मेटल से कि नॉन मेटल से, और मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस निकाला जाना चाहिए, मेटालिक रेडियस। तो हम इसका कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर पढ़ जरूर रहे, लेकिन हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा रेडियस पढ़ेंगे, मेटालिक रेडियस, वो हमारे लिए मेन होगा। पर वहां तक पहुंचने के पहले इस ऑर्डर को समझना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैल्यू जब दे रखा है ना, रेडियस की वैल्यू है ना, वो तो मेटालिक की दी हुई है, लेकिन एक ग्राफ दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम किसका है, कोवेलेंट रेडियस का। इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है कि हमें बस इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, क्योंकि वो ग्राफ में बनवाऊंगा आपको। तो वो ग्राफ को जब हम बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है, उसकी जो प्लॉटिंग है वो आपको यहां से समझ में आएगी। और ये एक बार पढ़ लिया तो मेटालिक रेडियस में कोई ज्यादा गैप नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक चीज बदल जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसके साइज का ऑर्डर क्या है वो सुनिएगा। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर हम सबके लिए, अभी अगर मैंने कोवेलेंट रेडियस लिखा है तो सबके लिए आप सेम टाइप का रेडियस ही तो नाप रहे हो, कोवेलेंट 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 कोवेलेंट। क्या सेम टाइप के रेडियस में एक ही फैक्टर काम में आता है, जेड इफेक्टिव। बेटा हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ध्यान सुनते आना। ये चल रहा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एक्सेप्शंस की कोई कमी नहीं है, आपने कॉन्फ़िगरेशन में भी चेक किया था। तो यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या आएंगे, देखिए यहां से यहां तक साइज कम होना चाहिए था, लगातार कम हो भी रहा है, यहां तक साइज कम होता है, लेकिन यहां पर आके तांडव शुरू हो जाता है। इन तीनों का साइज क्या मिल रहा है, बराबर, और इसके बाद साइज बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, एक ही सीरीज के अंदर तीन साइज का ऑर्डर है। पहला कि शुरू में साइज कम हुआ, जो कि होना था, उसमें तो कुछ अलग है ही नहीं, वो तो होना ही था। फिर चेंज क्या आया, फेकोनी का साइज क्या हो गया, बराबर। किसका साइज बराबर हो गया, बोलो किसका साइज बराबर हो गया, फेकोनी। और फेकोनी के बाद साइज बढ़ जाएगा। याद करेंगे पहले, रीजन बाद में बताता हूं, पहले तो याद करना जरूरी। रीजन तो तब लगाओगे जब चीजें पता होंगी कि क्या है ना, वरना कुछ नहीं, रीजन लेके घर चले जाओगे। ठीक है, तो पहले तो याद करेंगे कि ऑर्डर क्या है, फिर उस पर रीजन लगाएंगे। याद करना है फेकोनी, कौन याद करना है, फेकोनी का साइज बराबर, फेकोनी से पहले साइज कम होगा, फेकोनी के बाद साइज बढ़ेगा। याद किसको करेंगे, फेकोनी। फेकोनी का साइज बराबर, फेकोनी से पहले साइज कम होगा, फेकोनी के बाद साइज बढ़ जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों, उसका कारण समझते हैं। इसका साइज कम होने का जो कारण है वो है कि यहां पर जो जेड इफेक्टिव है ना, वो डोमिनेट करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो फैक्टर लगना चाहिए वो लगना क्या चाहिए, जेड इफेक्टिव ही तो लगना चाहिए। तो जेड इफेक्टिव लग रहा है, साइज कम होता जा रहा है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऐसा बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को रोकने का काम। अगर बाहर वाले अट्रैक्शन को रोक दिया तो अट्रैक्शन कम लगेगा, कम लगेगा तो वो बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो साइज कम होने के बजाय बढ़ने लगेगा। वैसा कुछ हो रहा है। तो यहां पर जेड इफेक्टिव और शील्डिंग का डोमिनेशन लगभग बराबर हो जाता है, और यहां पर सिग्मा या शील्डिंग क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है। पहले तो ये समझे कि जेड इफेक्टिव के डोमिनेशन से तो साइज कम होता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिग्मा डोमिनेशन से साइज बढ़ता कैसे, पहले वो समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा फॉर्मूला होता कि नहीं होता, होता है। बेटा अगर
सिग्मा की वैल्यू बढ़ रही है, सिग्मा डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जब इसमें से माइनस करने वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता तो साइज छोटा होता, और जेड इफेक्टिव कम हो गया साइज बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो सिग्मा बढ़ने से साइज बढ़ता है, क्योंकि सिग्मा बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो गया तो दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। आइए पहले इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब ऐसा हुआ क्यों कि ये जो बातें लिखी गई है, पहले ये डोमिनेट कर रहा, फिर वो डोमिनेट कर रहा, फिर वो डोमिनेट कर रहा है, ऐसे क्या, ये अलग अलग क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? इसको समझने का तरीका समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, आप मुझे बताइए, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा? डी में। डी में कितने डब्बे होते हैं? 5। शुरू में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के साथ भरते हैं या सिंगल भरते हैं, और फिर पेयरिंग बाद में चालू होगी। जब पांचों डब्बों में एक 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो बताइए एक डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आ कितने सकते थे? 2। तो एक डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि 2 आने थे। ध्यान सुनना, रिपल्शन के बेसिस पे समझेंगे। 5 डब्बे हैं, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अभी एक ही डब्बा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही डब्बा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू के आधी सीरीज में क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, इसलिए कोई रिपल्शन विपल्शन काम नहीं कर रहा है। तो 2 चीजों पे ध्यान रखना है कि जेड इफेक्टिव और रिपल्शन, रिपल्शन मतलब सिग्मा, ठीक है? तो जेड इफेक्टिव शुरू में बढ़ रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और रिपल्शन वहां पर काम कर नहीं रहा, और इसीलिए शुरू में कौन डोमिनेट कर गया? जेड इफेक्टिव। अब क्या हुआ, फेकोनी के समय पे इसकी पेयरिंग चालू हुई, फेकोनी की कंडीशन ये है, तो इस समय लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा था, वो तो बढ़ रहा है, वो तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू हो गई, और पेयरिंग चालू हो गई तो रिपल्शन भी बढ़ने लगा। पर यह समय ऐसा है कि जितना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रिपल्शन भी लगभग उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, और इसीलिए ना तो अट्रैक्शन काम कर पाता है, ना रिपल्शन काम कर पाता है, इसलिए साइज ना तो छोटा होता है ना बढ़ता है, साइज जितना था उतना ही रहता है। लेकिन जैसे ही कॉपर और जिंक आता है तो पेयरिंग और हो जाती है, तो अभी लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन इस बार सबकी पेयरिंग होने की वजह से रिपल्शन तगड़ा हो जाता है, और रिपल्शन तगड़ा हो जाता है तो इस केस में रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है, और रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है, इसीलिए साइज जो है वो बढ़ जाएगा। जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा साइज छोटा, जब अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर तो साइज बराबर, और जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो साइज जो है वो बढ़ जाएगा, और इसीलिए यहां पर साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो ये इसकी ओवरऑल कहानी है। आगे सुनिएगा अगला पॉइंट। देखो एक बात समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला एक ग्राफ बनाना है आपको, उस ग्राफ में क्या होगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, अभी ग्राफ नहीं बना रहे। उस ग्राफ में ऐसा आपको एक ग्राफ बनाना होगा, इस ग्राफ में आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टार्टिंग और एंड। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस पे रेडियस, तो आपको यह देखना होगा कि ग्राफ ये सही है या ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, बराबर बनाऊं या इसको नीचे इसको ऊपर बनाऊं, या इसको ऊपर और इसके नीचे बनाऊं। ये कब पता चलेगा कि किसका रेडियस ज्यादा और किसका रेडियस कम है? अगर मुझे पता चल जाए कि स्कैंडियम और जिंक में से कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो मुझे पहले और आखिरी में से अगर पता है कि पहला बड़ा है तो ये वाला पॉइंट ऊपर रहेगा और ये वाला पॉइंट नीचे रहेगा। अगर मुझे पता चल जाए पहला छोटा और आखिरी बड़ा है तो पॉइंट ऐसा बन जाएगा, और अगर दोनों का साइज बराबर है तो दोनों ऐसे बनेंगे। तो अब हमें उस बात को समझने के लिए यहां पर इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि स्कैंडियम और जिंक में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। ध्यान सुनना, हम लोग यहां पर पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट इनको कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर एक बात समझिएगा, नॉर्मल बात बताइए मुझे कि स्कैंडियम और जिंक में से किसको बड़ा होना था और किसको छोटा होना था? स्कैंडियम को बड़ा और जिंक को क्यों? यही होना था, वही है। कितना भी एक्सेप्शन आ जाए, लेकिन स्कैंडियम का साइज बड़ा ही है और जिंक का साइज छोटा ही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर कायदे से साइज में चेंज जो होना था वो डिक्रीज के ऑर्डर में होना था। और इसीलिए अब इसको एक और जुगाड़ बताता हूं याद करने का, ये जुगाड़ है अब जो बता रहा हूं, है ना, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट तो वैल्यू है कि इसकी वैल्यू ऐसी मिली। अब जुगाड़ समझो,
ये बात समझो। और ये जुगाड़ सिर्फ पहले और आखिरी में लगा ना, बीच में कहीं पर भी मत लगा देना। तुम बोले सर इसमें और इसमें भी लगा के बताओ ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। हमको पहले और आखिरी से मतलब है, तो पहले और आखिरी में जुगाड़ लगाएंगे। एक बात बताओ, यहां से जिंक तक चलते हैं और देखते हैं कितनी बार साइज बढ़ा, कितना कम हुआ, उसको देखते हैं। मुझे बताइए, यहां से यहां जाने पर साइज एक बार डिक्रीज, दूसरी बार डिक्रीज, तीसरी बार डिक्रीज, चौथी बार डिक्रीज, पांचवी बार डिक्रीज। यहां से यहां तक आए कितनी बार डिक्रीज हुआ? 5 बार। फिर 3 बार, 2 बार तो बराबर रहा, तो ये तो ऐसे ही है, बराबर ही तो रहा, कोई चेंज नहीं आया। और कितनी बार बढ़ा? 2 बार। नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, बढ़ने का या घटने का? घटने का। अरे नेट कम ही तो हो रहा है। 5 बार डिक्रीज हुआ और फिर बराबर रहा और फिर 2 बार बढ़ा, तो नेट इफेक्ट जो शुरू से अभी तक आया वो तो डिक्रीज होने का है। और इसीलिए आप बोलोगे कि स्कैंडियम से जिंक पे जाने पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम का साइज बड़ा और जिंक का साइज छोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। ये हमने कौन सा रेडियस पढ़ा बेटा? कोवेलेंट। मैंने बोला एक और रेडियस पे बात करनी है। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल्स होते हैं और मेटल्स के लिए जो रेडियस आप निकालोगे वो कौन सा रेडियस होगा? मेटालिक रेडियस। अब ध्यान सुनना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ऊपर वाले ऑर्डर और नीचे वाले ऑर्डर में से प्रायोरिटी किसको दोगे? नीचे वाले ऑर्डर को, क्योंकि मेटल्स के लिए जो रेडियस निकाला जाएगा वो कौन सा रेडियस होगा? मेटालिक रेडियस। अब एक बात समझना, यहां पर जो ऊपर वाले रेडियस का ऑर्डर है और जो नीचे वाले रेडियस का ऑर्डर है, दोनों में केवल एक चेंज आएगा। क्या आएगा? एक चेंज। और वो चेंज क्या होगा पहले अपन उसको समझते हैं। ऊपर से नीचे चले, पहले ऊपर वाला ऑर्डर एज इट इज छापते हैं। बताइए फेकोनी का साइज क्या होना चाहिए? बराबर। शुरू में साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और उसके बाद में साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल हाँ या ना? ठीक है, अब एक चेंज आएगा, वो चेंज क्या आएगा? ध्यान सुनना, मेटालिक रेडियस के ऑर्डर में मन बड़ा हो जाएगा। क्या बोला मैंने? किसमें बड़ा हो जाएगा? बोलो इसको, लाइन को। मेटालिक रेडियस में क्या चेंज आएगा? मन बड़ा। पहले तो नॉर्मल ऑर्डर याद करो, फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम होगा, बाद में साइज बढ़ जाएगा। अब मेटालिक रेडियस, जो एक्चुअल रेडियस अपने को पढ़ना है, उसमें क्या चेंज करना है? मन बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मन बड़ा हो जाएगा कि मन सबसे बड़ा हो जाएगा? मन बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मन को आप सबसे बड़ा कर दो, मैंने सिर्फ बोला मन बड़ा हो जाएगा। अब ये बात आ रही है कि सर अगर आप बोलते मन सबसे बड़ा हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाता कि सबसे बड़ा साइज किसका? मन का। अभी आपने बोला मन बड़ा हो जाएगा, तो किससे बड़ा हो जाएगा? सबसे बोलते तो समझ में आ जाता, पर अभी आप बोल रहे हो सिर्फ मन बड़ा हो जाएगा, तो किससे बड़ा हो जाएगा? ध्यान सुनो, मन आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? अब ऊपर वाला ऑर्डर देखो, मन आजू वाले से बड़ा है कि छोटा है? वो बाजू वाले से बड़ा है। देख तो ले, छोटा है। छोटा क्या छोटा है? इधर ध्यान दे, मन इधर देखो, मन आजू वाले से क्या है? छोटा, और बाजू वाले से क्या है? बड़ा। यहां पर देखो, मन बाजू वाले से तो बड़ा है, लेकिन आजू वाले से क्या है? छोटा है। जबकि मैंने क्या बोला? मन आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। मतलब यहां एक चेंज आएगा केवल, और वो चेंज ये है कि Mn का साइज आजू बाजू वाले दोनों एलिमेंट से क्या मिल जाएगा? बड़ा। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा हुआ क्यों, कि क्यों Mn का साइज आजू बाजू वालों से बड़ा हो गया? उसका रीजन है ड्यू टू वीक। अबे वंडरवॉल रेडियस निकाल रहा है क्या? कौन सा रेडियस निकाल रहा है? तो बॉन्ड कौन सा आएगा? वंडरवॉल या मेटालिक? मेटालिक। ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। भाई जो रेडियस है बॉन्ड भी वही होगा, है ना? तो ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। अब बात यह आती कि ये वीक मेटालिक बॉन्ड क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया मैंगनीज में कि उसका मेटालिक बॉन्ड अचानक से वीक हो गया? उसका रीजन है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान सुनना इसको, क्योंकि यही पॉइंट आपको आगे जाकर जब आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो इनका आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना होगा। किसका ऑर्डर? मेल्टिंग पॉइंट। उसमें भी यही पॉइंट की वजह से मैंगनीज चेंज दिखाएगा, है ना? अब समझना, मेटालिक बॉन्ड की कहानी बताता हूं, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या 4s2 3d5 है या नहीं है? बेटा है। अच्छा, ये 4s2 3d5 की यदि मैं बात करूं तो क्या ये 4s2 फुलफिल्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेटा दिख रहा है। और क्या ये हाफ फिल्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है कि नहीं है?
अच्छा मुझे बताओ, मेटालिक बॉन्ड जब बनाना है तो मैंने आपको एक लैटिस नाम लिया था कि भाई लैटिस में मेटल इस तरह से, मेटल मेटल के बॉन्ड को क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। मान लो ये एमएन और एमएन होता, तो मैंने इन दोनों एमएन को जब बाहर निकाला था, तो इन दोनों एमएन के बीच का जब मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालता था और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करता था, तो ये जो रेडियस आता था इसको मैं क्या बोलता था? मेटालिक रेडियस। क्या मेटालिक बॉन्ड में हमने ऐसा देखा था कि बाउंड्रीज केवल टच हुआ करती थी? हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रांग हुआ तो ये ओवरलैप भी करेंगे, मेटालिक बॉन्ड मॉडरेट हुआ तो ये टच भी होंगे, और मेटालिक बॉन्ड वीक हुआ तो ये दूर भी रहेंगे। जनरल केस होता है कि बाउंड्रीज टच होती है। अब एक बात बताओ मुझे कि मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल। और सर आपने बोला कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये वीक बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा क्यों है? ये बात बताओ। कोई भी चीज, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हो ये बात, कोई भी चीज बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? एक ही चीज के लिए, और वो चीज क्या है? स्टेबल। अगर कोई चीज स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो स्टेबल होने के लिए कब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा? जब पहले खुद अनस्टेबल होगा। अरे जो चीज अनस्टेबल होती है वही तो स्टेबल होने जाएगी। अगर कोई चीज पहले से ही स्टेबल होके बैठी हुई है तो वो और क्या करेगा भाई? अंबानी को बोलो कि अमीर, अब अंबानी सिर्फ गरीब हो सकता है, अमीर तो वो पहले ही है। ठीक है, हाँ। तो ध्यान सुनो, ये पहले ही स्टेबल है। अब आपने मैंगनीज के एटम को बोला कि भाई तू स्टेबल है, तू भी स्टेबल है, फिर भी जबरदस्त बॉन्ड बनाओ। अबे काहे को बनाऊं, मैं पहले से स्टेबल हूं, क्या मिल जाएगा बॉन्ड बना के? कुछ नहीं होगा। पर कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत शिद्दत से बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब कोई चीज पहले से स्टेबल है, इसकी एनर्जी पहले निकल चुकी है, क्या करेगा? एनर्जी बची नहीं, निकालेगा कहां से एनर्जी? ठीक है, तो अगर किसी के पास पहले से स्टेबिलिटी है तो वो शिद्दत के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका इसके साथ जो बॉन्डिंग बनेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, दिखावे के लिए बना ले। बोले ठीक है चल आजा बॉन्ड बनाते, नहीं काय को बनाते, नहीं बनाते, बस यूं वेट, ऐसे दोनों टच होके यूं खड़े बॉन्ड बना दे। और अगर कोई चीज अनस्टेबल होगी तो वो बॉन्ड उतने अच्छे तरीके से बनाएगी ताकि उसे स्टेबिलिटी मिल सके। तो बेटा मैंगनीज, मैंगनीज का जो बॉन्ड होगा, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है तो इसको और स्टेबल नहीं होना है, तो ये इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो दोनों एटम दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका हाफ वैल्यू, जो रेडियस का वैल्यू है, वो भी ज्यादा ही मिलेगा। और इसी वजह से मन बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है? आजू बाजू वालों से, क्योंकि आजू बाजू वाले जो है ये तो अनस्टेबल है, तो इनको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, जबकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब आगे का पॉइंट सुनिए। यहां पर एक बात आई कि ठीक है सर, ये सब बातें हमने समझ ली क्या है क्या नहीं है। अब सर ये एक बात बताओ, यहां पर तो आपने बोला था स्कैंडियम और जिंक में से बड़ा कौन? स्कैंडियम। ठीक है, यहां पर सर स्कैंडियम बड़ा दिख रहा है, यहां पर सर जिंक बड़ा दिख रहा है, और सर यहां पर मैंगनीज भी बड़ा दिख रहा है, आजू बाजू वालों से बड़ा हो गया मैंगनीज। तो अब सर आप ये बताइए कि स्कैंडियम और जिंक में से बड़ा कौन है? तो स्कैंडियम जिंक में से तो अभी भी स्कैंडियम। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, चाहे 6D सीरीज हो, सीरीज का जो पहला एलिमेंट है और सीरीज का जो आखिरी एलिमेंट, पहला आखिरी, पहला आखिरी, पहले का साइज ज्यादा ही होगा और आखिरी वाले का साइज कम ही होगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है ना? अब सुने, अब इसमें हमको ऐड किसको करना है? मैंगनीज को। सर मैंगनीज भी तो बड़ा दिख रहा है, तो मैंगनीज स्कैंडियम और जिंक के मुकाबले क्या स्कैंडियम से आगे जाएगा, कि बीच में आएगा, कि आखिरी में आएगा, कि क्या होगा? ये अब हमको समझना। बेटा ध्यान सुनना, मन क्या हो जाएगा बड़ा? किससे बड़ा हो जाएगा? आजू बाजू वालों से। और मन बड़ा होके जाने मन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? मंजन भी कर सकते हो, पर जाने मन इज बेटर, है ना? हाँ, आई लाइक इट, है ना? तो मंजन क्या करना, मंजन सुबह कर ही लिया होगा, है ना? तो जाने मन याद रखेंगे। ठीक है भाई, जाने मन में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? जिसको आपत्ति हो मंजन कर लेना। ठीक है, तो आइए, मेटालिक रेडियस में कौन बड़ा हो जाएगा? मन। किससे बड़ा हो जाएगा? आजू बाजू वालों से। और बड़ा होके किसके बराबर हो जाएगा?
जान के बराबर हो जाएगा और क्या बना लेगा, जाने मन बना लेगा। आइए लिखिए, छापिए इस ऑर्डर को, आगे बढ़ते हैं। अरबाज जी लिख रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन बिकॉज वीडियो हैज बीन एलिचिंग। अभी एलिचिंग क्या होता है भाई, कौन है ये है? नहीं, अंग्रेजी मुझे भी आती पर मैंने ऐसा शब्द नहीं सुना। अरबाज जी, एलिचिंग एलिचिंग जो भी लिखा है आपने, इसका मतलब बताएं। एक तो आपने CH लिखा है, तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री वो वाला भी प्रॉब्लम है। अरबाज जी लिख रहे हैं लैकिंग वीडियो। लैकिंग वीडियो, लैकिंग नहीं बेटा, लैगिंग होता है। लैक का मतलब तो ना होना, लैक का मतलब डेफिशिएंसी में चला जाता है। आप शायद लैगिंग कहना चाहते हैं। लैगिंग वीडियो का दिक्कत है बेटा, तो वो आप नेट कनेक्शन चेक करें एक बार और वापस से पूरा वीडियो शुरू से देखें। कर लिया भाई नोट डाउन ऑर्डर सबने? ठीक है, तो अब इसमें ये पॉइंट लिख लेना बेटा, कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस में से एग्जाम में अगर ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन आता है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, मेटालिक रेडियस को, क्योंकि मेटल से मेटल्स में मेटालिक रेडियस देखा जाएगा और चेंज सिर्फ कितना आएगा कि मन बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू से बड़ा हो जाएगा, और आजू बाजू वालों से बड़ा होकर किसके बराबर हो जाएगा, Zn के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इन अ पीरियड हम लोगों ने सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का डिस्कशन कर लिया। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, वो कौन आता है बेटा, एफ ब्लॉक। मैंने बोला था एफ ब्लॉक के बारे में भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी ने जिसके बारे में मेंशन कर रखा है वो कौन सी सीरीज है बेटा, 4F सीरीज। क्या 4F सीरीज को लैंथेनाइट सीरीज भी बोला जाता है? हाँ। और बेटा 4F सीरीज जो है, ध्यान सुनना, 4F सीरीज में दो ऑर्डर पढ़ने हमें, एक तो एटॉमिक रेडियस और एक आयनिक रेडियस। अभी तक हमने किसी का आयनिक रेडियस यहां पर नहीं पढ़ा, पर एनसीईआरटी में आपको 4F के लिए एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सारे एटॉमिक रेडियस के टाइप है। पर मुझे बताओ 4F में, एफ ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स मेटल होते कि नॉन मेटल होते बेटा, मेटल। और मेटल के लिए जो रेडियस प्रेफर किया जाता है वो कौन होगा, मेटालिक रेडियस। तो यहां मैं बोल तो एटॉमिक रेडियस रहा हूं, बट ये एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल में से कौन सा है बेटा, मेटालिक रेडियस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए पहले एलिमेंट्स की बात करता हूं। याद करिएगा, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, है ना, बोलते जाएंगे तो अपने को क्या एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे, है ना। ये आ गया, ये पूरे एलिमेंट्स आ गए। बताइए इसके एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होते हैं बेटा, 58 से 71। अच्छा, इन सबको लैंथेनाइट्स किसके बेसिस पे किया गया, इससे पहले एक एटॉमिक नंबर आता है 57। तो मैंने बोला था कई बार कि इनके साथ हो सकता है 57 भी आपको लिख के दे दे। हालांकि 57 इस सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन आप उसको इंक्लूड करके कभी साइज वाइज, आगे क्या होगा
साइज में, आईई में, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में, कई बार इनके क्वेश्चन के साथ लेंथेनम भी चिपका के दे देता है आपको फ्री में। क्यों दे देता है? क्योंकि इन सब का नाम उसी के नाम पे रखा गया, तो वो इनके पिताजी हैं, तो पिताजी साथ में लगा के दे देते हैं फैमिली को हेड करने के लिए। और पर वो इस सीरीज का पार्ट नहीं। पर अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो ऑर्डर जो इनका बनेगा ना, उसमें उसको चिपका के सेम ऑर्डर का ट्रेंड फॉलो करना होता है, ये समझ लीजिए। ये बात समझे। फिर आते हैं आयनिक रेडियस में, वापस से यही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगी, है ना। ये आ गए एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें एक बात समझे बेटा, एक बात बताओ, ग्रुप 1 जो होता है ना, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बताइए, रिडॉक्स पढ़ा होगा आपने, +1 क्या होता है? +1। अरे भाई, सोडियम कभी आयन बनाता है +1 टाइप का तो बनाता है, पोटेशियम +1 टाइप का तो बनाता है। ग्रुप 2 का बताइए क्या होता है? +2। और क्या पूरे एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप का मेंबर या थर्ड बी ग्रुप का मेंबर माना गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक में? तो मुझे बताइए, अगर ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट थर्ड ग्रुप के मेंबर है तो इनका कॉमन स्टेट कितना होगा? +3। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना एफ ब्लॉक के, ये सब एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और पूरे एफ ब्लॉक, चाहे वो लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, सबका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और वो कॉमन स्टेट कितना होता है बेटा? +3। तो जब हम इनका आयनिक रेडियस निकालेंगे ना, तो आयनिक रेडियस हम इन सबका कौन से स्टेट में निकाल रहे होंगे? +3, क्योंकि +3 हर एक एलिमेंट दिखाता है। इसके अलावा ये दूसरी स्टेट भी दिखाते हैं, पर वो दूसरी स्टेट हर कोई नहीं दिखाता, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते। तो इसलिए जब हम इनको रेडियस में कंपेयर करेंगे तो सबके लिए कॉमन रेडियस कंपेयर करेंगे। आइए अब आगे बात सुनेंगे, ध्यान सुनना। ये बात बताओ, ये जो एलिमेंट्स है इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग कैसा किया गया है? ये देखो, ये एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखेंगे तो अपने को एक बात समझ में आएगी कि यहां पर सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। वैसे तो ये सारे एलिमेंट थर्ड ग्रुप के पार्ट है, लेकिन इनको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज रखा गया या लेफ्ट टू राइट रखा गया? लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट रखा है मतलब इसमें आप जो ट्रेंड लगाएंगे वो ग्रुप वाला ट्रेंड नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वाला। मुझे बताइए, साइज में जब हम बात कर रहे हैं तो साइज में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हम लोग कौन सा फैक्टर लगाते हुए चल रहे हैं? जेड इफेक्टिव। मतलब यहां पर भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाना है। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा बेटा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो आप देखिए, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता जाएगा। ध्यान सुनना, इससे पहले जब हमने डी ब्लॉक की बात करी थी तो डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रहा था, बिल्कुल सही है, पर बीच में चेंज भी आ गया था, बराबर हो गया, बढ़ गया। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर साइज कम हो रहा है, लेकिन यहां पर भी एक चेंज आता है। जैसे वहां पर चेंज क्या आ गया था मेटालिक रेडियस में, मन बड़ा हो जाता है। क्या बोला था मैंने? सबसे बड़ा ये आजू बाजू वालों से, आजू बाजू वाले। यहां पर यूरोप बड़ा हो जाता है। कौन बड़ा हो जाता है? इस एलिमेंट का नाम है यूरोपियम। क्या नाम है? यूरोपियम। तो हम बोलेंगे ईयू बड़ा हो जाता है, लेकिन ईयू सबसे बड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान सुनना, मन केवल आजू बाजू वालों से बड़ा होता है, और यहां पर ईयू जो है सबसे बड़ा हो जाता है। ध्यान सुनना, एक बात यहां पर लिख रहा हूं, ईयू हाईएस्ट रेडियस इन 4F सीरीज। पूरी 4F सीरीज में सबसे बड़ा अगर किसी का रेडियस है तो किसका है बेटा? ईयू का। क्यों होगा उसका कारण अभी समझते हैं। कारण इसका भी वही है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग वाली बात आएगी, जैसे मैंगनीज में बताया था। इसका कॉन्फ़िगरेशन याद करो तो ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d0 4f7 बेटा। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसका जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो भी मैंगनीज। देखो, मैंगनीज की कहानी भी थी, हाफ फील्ड और S2। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, हाफ फील्ड S2। यही कहानी इसकी भी है। और इसका जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो मैंगनीज की तरह ही वीक बनेगा, लेकिन इसका मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक बनता है, और इसीलिए इसका रेडियस इन सबके मुकाबले सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, सिर्फ एक चेंज है, वो क्या है? ईयू सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी हम ऑर्डर बनाते वक्त तो ऐसे ही बनाएंगे। बाकी देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज लगातार कम होना चाहिए था,
बस चेंज क्या है कि EU का साइज, ये तो ठीक है, ये ऑर्डर तो होना ही था, बस EU का साइज बड़ा दिखा दिया। अब इसको देखने से आपको हो सकता है ऐसा लगे कि केवल आजू बाजू वालों से बड़ा है, और इसीलिए हमने यहां पर इस बात को मेंशन करा है अलग से कि EU का साइज पूरे 4F सीरीज में सबसे बड़ा होगा। एक और बात ध्यान रखना, ये 58 से चालू हुआ है, कभी यहां पर इसके पिताजी 57 दे दिए जाए तो EU का साइज उनसे भी बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बोला इस पूरे सीरीज में कभी भी दे दिया जाए, पूरी सीरीज को सेम मानते हुए सॉल्व कर देना, तो EU का साइज उनसे भी बड़ा है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियस पे ध्यान सुनना। अच्छा, इसका जो साइज ये बड़ा हो गया, उसका रीजन अगेन क्या है बेटा? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और वो वीक मेटालिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इस पे आइए, यहां पर हम कौन सा ऑर्डर निकाल रहे हैं बेटा? +3 का। अब ध्यान सुनना, वहां पर तो EU सबसे बड़ा हो जाता है, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार जो ऑर्डर होना चाहिए था वही है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार साइज कम होता जा रहा है। अब एक सवाल बनता है मन में कि ठीक है सर, अगर ऐसा वो भी होता तो हमें मानने में ज्यादा अच्छा लगता कि जैसे ये कम हुआ वो भी कम हो जाता, या फिर जैसे यहाँ EU बड़ा हो गया वैसे यहाँ इसके साथ EU बड़ा हो जाता तो भी हम मान लेते। दोनों में बातें अलग अलग दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कारण समझते हैं, ध्यान सुनना। एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी डी ब्लॉक के अंदर कि इन आयनिक फॉर्म रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। क्या बोलता है? कहां पर? आयनिक फॉर्म में। सुनना मेरी बात और समझना इस बात को ध्यान से, है ना, दिलचस्प लाइन है। आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। सर ये इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट कहने से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि बेटा जैसे याद करो डी ब्लॉक में, हम डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं, एफ में भी ऐसे ही होगा, तो ध्यान सुनना। डी ब्लॉक में आपने ऐसा पढ़ा था जब हमने 3D की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, D4 D9, क्या कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? फिर हमने पढ़ा था D3 D9 नहीं आएगा, फिर हमने पढ़ा था D8 नहीं आएगा, फिर हमने पढ़ा था D9 नहीं आएगा, ये सब पढ़ा था अपन लोगों ने। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में बात करूं, किस किस के बारे में? क्रोमियम और मैंगनीज, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता था क्योंकि D4 नहीं आता था, तो एक इलेक्ट्रॉन s का d में जम कर जाता था। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 4s2 3d5। ये तो D5 होना ही था, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ये D4 होना था और D5 हो जाता था एक्सेप्शंस की वजह से। लेकिन ये जो एक्सेप्शन ये जो सारी बातें हमने पढ़ी थी ना, ये कब थी? ये ग्राउंड स्टेट की बात थी। किसकी बात थी? ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब है न्यूट्रल फॉर्म की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? न्यूट्रल फॉर्म। लेकिन जैसे ही आपने इनको आयंस में बदला, तो आयंस में बदलते ही ये कुछ भी वैलिड नहीं होता है। आयंस में बदलते कहने का मतलब क्या? इधर देखो, बताओ अगर मैं क्रोमियम पे +1 लगा दूं, आयंस बनाना चालू करते हैं, तो बताइए क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा? 4s से या 3d से? 4s से कि 3d से? 4s से। इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे भी आए, निकलेगा हमेशा NH शेल से। एंटर पहले 4s में होता है, बाद में 3d में होता है। एंट्री भले कहीं पर भी हो, आखिरी में निकलेगा हमेशा हाईएस्ट शेल नंबर से, और हाईएस्ट शेल नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा? इस केस में 4 से। बेटा एक प्लस लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? D5। सर D5 तो यहां भी आता था। अच्छा बताओ क्रोमियम पे +2 लगाया, अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3d5 से। एक इलेक्ट्रॉन और एक तो निकाल दिया, एक और निकाल दो। एटॉमिक फॉर्म में तो D4 नहीं आता था, लेकिन आयनिक फॉर्म में D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 सब आएगा। तो यह कहने का मतलब है कि आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट। ध्यान सुनना, समझते जाना बात को। आइए इधर, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, अब तक 56 भरो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, 58 में से 56 आपने भर दिए यहां, और बचा हुआ डी और एफ में आता था, और से गुड लक में D1 और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एफ में।
ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, सुनते जाना। इस पे आते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन है Xenon 6s2। इसके 5D में कुछ नहीं होता था, क्योंकि डी में तो से गुड लक में आता था, और ये होता था 4f3। देखो एटॉमिक फॉर्म में F1 के बाद सीधे F3 आया, F2 नहीं आया। जैसे वो D4 D9 नहीं आ रहा था, वैसे यहां पर कौन नहीं आया, F2 नहीं आया। लेकिन जब आप इस पे +3 लाओगे, क्या लाओगे, तो +3 लाते ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, 2 यहां से, 1 यहां से। क्या मुझे बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखेगा, F1। मुझे बताइए, यहां से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहां से निकलेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहां से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा बताइए, F2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, F1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 4f1। इसका क्या बन जाएगा, 4f2। 4f2, ध्यान से देखते जाइएगा। और यही बात यहां पर रीअरेंजमेंट के फॉर्म में लिखी गई है कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f1, इसका 4f2, इसी तरीके से 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। ये जो पॉइंट अभी आपको बता रहा हूं, ये लास्ट में जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब ये पॉइंट वापस आएगा, और उस समय मैं बोल दूंगा कि ये चीज मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बता रखी है कि आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। ध्यान सुन लेना है ना। यहां पर आ गया 4f8, यहां पर आ गया 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13 और 4f14। अब देखो यहां पर तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस वगैरह होते थे, इस वजह से ये मेटालिक बॉन्ड वीक स्ट्रांग हो गया। लेकिन यहां पर कोई कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन नहीं है। लगातार लगातार एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे। याद करिए, एफ की शील्डिंग स्ट्रांग होती है कि वीक होती है, वीक। वीक होती है कि वीकेस्ट होती है, वीकेस्ट होती है। अगर शील्डिंग कमजोर है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा वीक पड़ गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए यहां पर लगातार साइज डिक्रीज होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, क्योंकि आयनिक फॉर्म में क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छापिए इस बात को, और ये लिखेंगे लाइन को कहीं पर भी, इन आयनिक स्टेट रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। बना लिया ऑर्डर बेटा, पहला वाला बना लो। दूसरे वाले में क्या करना है, लगातार डिक्रीज कर दो +3 लिख के, और ये करना है। ऊपर वाला एज इट इज छाप लेना, एलिमेंट्स लिख लो, सब पे +3 लगा लो, और लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
चले बेटा ना, अब ये सारे केसेस होने के बाद ध्यान सुनना, अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पीरियड की अगर मैं बात करूं तो एस और पी ब्लॉक के जो ऑर्डर्स है, डी ब्लॉक के एनसीईआरटी के जो ऑर्डर है और एफ ब्लॉक के जो एनसीईआरटी के जो ऑर्डर है वो सारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो रेडियस के अंदर फर्स्ट जो टाइप है इना पीरियड वो यहां पर कंप्लीट होता है। सेकंड जो टाइप हमें पढ़ना है वो क्या है बेटा, इना ग्रुप। आइए अब इना ग्रुप की कहानी के लिए हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। मैं सारे ग्रुप के ऑर्डर यहीं पे आपको बताऊंगा, पहले समझते जाइएगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है। सारा खेल जो था वो मोस्टली अब कवर हो चुका है। यहां पर एक बात हमको यहां पर समझनी है और वो बात होगी बेटा कॉन्ट्रैक्शन की। कौन सी बात होगी? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं पहले कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको आइडिया दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर ऑर्डर बता रहा हूं आपको साइज का, उसको ध्यान से सुनना और ध्यान समझना। बेटा एक बात बताओ, पुअर शील्डिंग किसकी होती है? डी की और एफ की। याद करिएगा शील्डिंग का ऑर्डर एसपीडीएफ का जो था वो कुछ ऐसा था कि एस और पी की शील्डिंग क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग, और डी और एफ की शील्डिंग क्या होती है? पुअर। ठीक है, ये बात याद करिए। अच्छा, डी की शील्डिंग अगर पुअर है तो होगा क्या, उससे इफेक्ट क्या आता है वो समझना है ना। मैं इफेक्ट समझा दे रहा हूं ताकि जब मैं बताऊं कि क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब समझ में आता है किसी चीज का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? 13। डाउन द ग्रुप जाने पर हमने फैक्टर पढ़ा था शेल नंबर। कौन सा फैक्टर पढ़ा था? तो डाउन द ग्रुप जाने पर कायदे से शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ना चाहिए था, यह ट्रेंड होना चाहिए था। जैसे अगर मैं बात बोलूं है ली ना की रब से फरियाद, इस ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता हुआ मिलेगा। जैसे मैंने बोला फिर कल बाहर आई आंटी, डाउन द ग्रुप जाऊंगा साइज बढ़ेगा, जो कि होना चाहिए था। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा देखा गया, या ऐसे और भी ग्रुप्स हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर साइज बढ़ने के बजाय लगभग बराबर मिल जाता है। फिर साइज बढ़ जाता है और फिर साइज कहीं ना कहीं लगभग बराबर हो जाता है। कायदा यह बोलता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए फिनोमिना को, बाकी ट्रेंड बिल्कुल सिंपल है, वो जब मैं पीरियोडिक टेबल में अभी बताऊंगा तो सारी कहानी पिक्चर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब एक बात बताओ, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसको हम बोल रहे हैं आलू गाजर। क्या बोल रहे हैं? याद भी ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? आलू गाजर। अब क्या होता है, क्या गाजर का एटॉमिक नंबर 31 है? क्या मुझे बताइए 31 से पहले क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हुए होंगे? और डी की शील्डिंग, ये पहली बार डी आया है यहां पर, और डी सारे इकट्ठे हो गए, उसका इफेक्ट किस में आएगा? पहली बार गैलियम में। तो अगर डी इकट्ठे होते जा रहे, याद करना, डी अगर इकट्ठे होते जा रहे तो डी की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा? वीक है। डी की शील्डिंग वीक है। देखो इससे पहले एस में इलेक्ट्रॉन गया, एस में गया, एस में गया, पी में गया, प, ये पहली बार इस पी से पहले डी में 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उनकी शील्डिंग पुअर है। और अगर शील्डिंग पुअर है, ये बढ़ना तय है, क्योंकि शील्डिंग पुअर है तो रोकने की ताकत कमजोर हो गई। तो अट्रैक्शन को रोकने की ताकत कमजोर है तो अट्रैक्शन बाहर तक अच्छे से पहुंचेगा, और अट्रैक्शन बाहर तक अच्छे से पहुंचेगा तो उसको नजदीक बुला लेगा, और नजदीक बुला लेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। ध्यान सुनना, तो हुआ क्या, यहां पर इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में चले गए, तो उनका इफेक्ट सबसे पहली बार किस में आया? गैलियम में। अब कायदा यह बोलता था कि एल्यूमिनियम है सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और ये है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। बेटा थर्ड से जब आप फोर्थ पीरियड पे जा रहे हो तो एक नया शेल आएगा, तो ध्यान से सुनना, अगर एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस बनाया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, एल्यूमिनियम का साइज इतना है, तो बेटा गैलियम में ये न्यूक्लियस हुआ, तो गैलियम में एक शेल, दो शेल, तीन शेल तो ऐसे ही आए, पर एक नया शेल आया, वो इसके बाहर आएगा, तो एल्यूमिनियम के मुकाबले गैलियम का साइज क्या होना चाहिए था? बड़ा। लेकिन क्या हुआ, गैलियम में यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन 3D के एंटर हो गए, थर्ड शेल में डी एंटर हो गया, और उन 10 इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग कमजोर थी। जबकि यहां से यहां जाने पर, ध्यान सुनो, इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका एटॉमिक नंबर है 31, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 13 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 31 है।
यहां से यहां जाने पर प्रोटॉन कितने से बढ़ा, 18 से। लेकिन वो जो शील्डिंग करने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो तो किसी काम के है ही नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां भी बढ़े, लेकिन 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग लगभग ना के बराबर लगा रहे हैं। इसका मतलब है प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए और काम वाले इलेक्ट्रॉन 8 ही बढ़े। और इसीलिए खेल कौन खेल जाएगा, प्रोटॉन, क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा। और डोमिनेट कर जाएगा, ध्यान सुनो, ये पुअर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, पुअर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इससे जो अट्रैक्शन बाहर जाना था वो आराम से पहुंच जाएगा। और अट्रैक्शन अगर बाहर पहुंच गया आराम से, क्योंकि ये रोक ही नहीं पा रहा है, इसका तो ताकत ही नहीं रोकने का, तो ये जब बाहर पहुंच जाएगा तो बताइए क्या ये न्यूक्लियस इस बाहर वाले शेल को अपने से नजदीक खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा। तो बताइए साइज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। ये मिलना तो यहां चाहिए था, पर वो चौथा शेल मिल ऐसा जाता है। और जब ऐसा मिल जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका साइज एल्यूमिनियम के साइज के लगभग बराबर हो गया है। तो साइज होना उतना था, लेकिन पुअर शील्डिंग की वजह से साइज छोटा हो गया। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? और कॉन्ट्रैक्शन किसके पुअर शील्डिंग की वजह से हुआ, डी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? हाँ, तो इसीलिए डी के इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ में 2 सीरीज होती है, 4f और 5 है। 4f के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनॉइड। तो इसके पुअर शील्डिंग की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट में से नीचे वाले का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इसका साइज जितना होना था उसके मुकाबले छोटा हो जाएगा। और छोटा होके ये लगभग अपने से ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या लग गया? कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्ट होके लगभग अपने से ऊपर वाले के बराबर हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं, यहां पर ध्यान से देखते जाना, पिक्चर समझते जाइएगा पूरी कहानी क्या है। आराम से इस डायग्राम में अपन सारे ट्रेंड्स को समझ लेंगे और फिर वो ट्रेंड्स में आपको इंडिविजुअली लिखा भी दूंगा, पर पहले मैं आपको समझा देता हूं एक साथ, यहां समझाना आसान है। एक बात देखिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, यहां पर आपको ट्रेंड क्या मिलेगा, ध्यान सुनना। पहले अपन इससे पहले की कहानी समझते हैं। पहले अपन इससे जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, डी आने से कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे पहले की कहानी समझते हैं। बेटा डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ना चाहिए। यहां पर भी आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। इधर आइए, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये 20 इलेक्ट्रॉन तक की कहानी। अब यहां से यहां तक पहली बार 10 इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए? डी में। इन डी के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग क्या है? पुअर। तो इस पुअर शील्डिंग का इफेक्ट सबसे पहले किसके ऊपर आएगा? गैलियम। तो गैलियम का साइज जितना बड़ा होना चाहिए था, पुअर शील्डिंग की वजह से उसका साइज उतना बढ़ नहीं पाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होने से इसका साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा। और छोटा होकर लगभग किसके बराबर हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे कि आलू गाजर का साइज लगभग बराबर मिलता है। क्या बोलेंगे? आलू गाजर का साइज लगभग बराबर। क्यों बराबर हुआ? डी के इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है या एफ की वजह से हो रहा है? और डी की शील्डिंग की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? अब मेरी बात सुनना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, 2 कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस रहेगा, टीसी और एलसी। टीसी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एलसी को क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा टीसी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह लगेगा, आलू गाजर में। क्या बोला मैंने? टीसी पूरे सिलेबस में एक ही जगह लगेगा। और कहां लगेगा? आलू गाजर। लेकिन एलसी जो है ना, वो बहुत सारी जगह लगता है। क्या बोला मैंने? क्यों बहुत सारी जगह लगता है? क्योंकि बेटा डी की, देखो एसपीडीएफ में से डी की शील्डिंग पुअर है, एफ की भी पुअर है, लेकिन आपस के कंपैरिजन में डी मजबूत है और एफ बहुत कमजोर है। इसीलिए इसका होने वाला कॉन्ट्रैक्शन एक ही जगह लगेगा, लेकिन ये तो और पुअर होता है, और पुअर है, इसीलिए इसके कॉन्ट्रैक्शन एक जगह लगेगा और इसका कॉन्ट्रैक्शन दूर दूर तक लगेगा। कहां तक लगेगा? दूर दूर तक। समझ से आइएगा। अब देखो यहां पर आलू गाजर बराबर, फिर इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट गैलियम पे आके खत्म हो जाता है, आगे नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ जाएगा। फिर घूम के आइए,
डाउन द ग्रुप जा रहे, क्या इसकी पुअर शील्डिंग का इफेक्ट गैलियम पे खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो आगे अब इसका इफेक्ट वापस से नहीं आएगा। डी का इफेक्ट एक बार आ गया, अब दोबारा नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, यहां भी डी आएंगे लेकिन डी का इफेक्ट एक ही बार आएगा। अब जब एफ आएगा ना पहली बार, तब उसका इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना। तो अभी बताइए, यहां पर साइज बढ़ रहा है, यहां पर भी वो कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो ये साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या यहां पर पहली बार एफ की एंट्री होगी बेटा? अरे बताओ, क्या पहली बार एफ की एंट्री होगी क्या? अच्छा, एफ पहली बार आएगा तो एफ की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है या पुअर है? क्या डी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है कि और पुअर है? इसका मतलब है इसका इफेक्ट एक जगह लगेगा या दूर दूर तक लगेगा, दूर दूर तक। अब देखो इसकी कहानी समझना, पहले 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, वो 14, देखो यहां तो 10 आए थे, यहां 14 आए, ये तो फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, ये तो और पुअर है, तो इनकी तो सिग्मा या शील्डिंग बहुत कमजोर हो गई। अब वो कमजोर हुई तो उसका इफेक्ट पहली बार किस पे आएगा? हाफनियम पे। मुझे बताओ ये पॉइंट कहां आएंगे, इसलिए ध्यान सुनना। डी की पुअर शील्डिंग का इफेक्ट पहली बार किस पे आया? गैलियम पे। और एफ की पुअर शील्डिंग का इफेक्ट पहली बार किस में आया? हाफनियम। ये ध्यान रखना किस पे पहली बार इफेक्ट आया, क्योंकि वहां पर ऑर्डर घूमेगा, वहां पर ऑर्डर घूमेगा। ध्यान सुनना भी। मुझे बताइए, पहली बार इसका इफेक्ट हाफनियम पे आएगा, तो हाफनियम का साइज जितना बड़ा होना था पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और उसका साइज जितना बड़ा होना था उतना बड़ा हो नहीं पाएगा, और साइज छोटा होकर अपने से ऊपर वाले के साइज छोटा होकर अपने से ऊपर वाले के लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इन दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाएगा बेटा। अब मुझे बताना, जैसे यहां पर सर आपने बोला कि गैलियम पे इफेक्ट आया, जर्मेनियम पे नहीं आया, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर क्या हाफनियम के बाद आगे रिजल्ट का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सर ऐसा क्यों? कारण भी तो होना चाहिए ना भाई। जैसे यहां पर इफेक्ट लगा एक बार और फिर आगे नहीं लगा, कारण समझना बेटा। एक बात बताओ, यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? P1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P2, P3, P4, P5, P6। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? हाँ। मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D1, D2, D3, D4, D5, अप टू कहां चला जाएगा? D10। ध्यान सुनना, इसको ऐसा समझे कि डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से शील्डिंग का ग्राफ नीचे गया, पुअर शील्डिंग, ठीक है। इस पुअर शील्डिंग को अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, वापस नॉर्मल लेवल पे लाना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग के चाहिए होंगे या स्ट्रॉन्ग शील्डिंग के चाहिए होंगे? स्ट्रॉन्ग। भाई शील्डिंग अगर पुअर हुई है तो उसको वापस से सही लेवल पे लाने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग की जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग किसकी होती है? डी और एफ की, सॉरी एस और पी की। किसकी होती है? एस और पी की। तो ये 10 की वजह से जो शील्डिंग पुअर हुई, उसके बाद पहली बार इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हुआ। पी का जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो शील्डिंग को पुअर करेगा कि स्ट्रॉन्ग करेगा? स्ट्रॉन्ग। वो जो ग्राफ नीचे जा रहा था, पी का इलेक्ट्रॉन उसको एकदम से जंप देगा। पर पी का एक इलेक्ट्रॉन उन 10 के डी इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उन 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर इन 10 इलेक्ट्रॉनों का जो कमजोर शील्डिंग था उसको कंपनसेट कर दिया, और यहां से इफेक्ट गायब हो गया। अब आइए इधर, एफ की शील्डिंग डी के मुकाबले और कमजोर है। तो अगर डी में ग्राफ यहां तक गया था तो एफ में ग्राफ और नीचे गया, और इसको उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग कौन है? पर अभी जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एस और पी में आ रहा है कि डी में आ रहा है? डी में। डी का तो इलेक्ट्रॉन खुद की शील्डिंग ही पुअर है, तो इसका मतलब है जो शील्डिंग पुअर हुई थी उसको ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो जो पुअर शील्डिंग का इफेक्ट है वो यहां खत्म नहीं होगा, वो आगे भी जारी रहेगा। अगला इलेक्ट्रॉन फिर डी में आएगा, फिर डी में आएगा, डी तक आता जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन डी में आएगा शील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो जो कमजोर शील्डिंग थी वो कमजोर की कमजोर ही रहेगी, और इसीलिए ये इफेक्ट दूर दूर तक लगेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आया डी में, डी की खुद की शील्डिंग पुअर है तो पुअर शील्डिंग पुअर ही रह गई। यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा।
अब जैसे ही डी की कहानी खत्म हुई, यहां पर पहली बार इलेक्ट्रॉन पी में आया। क्या पी उस कमजोर शील्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा? हां। पर क्या एक पी का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा? नहीं। तो यहां भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। हां, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल था तो क्या पी में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक पड़ने लगेगा? वीक। वीक पड़ते पड़ते तो खत्म होगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा वीक पड़ेगा, हालांकि साइज लगभग बराबर। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो 10 के डी की शील्डिंग को कंपनसेट करने के लिए 2 पी के इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एफ की 14 शील्डिंग को कंपनसेट करने के लिए 3 पी के इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन लग गया, यहां भी लग गया, और यहां पर आते आते लगभग कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, और इसके आगे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि उस पुअर शील्डिंग का जो इफेक्ट था उसको पी के 3 इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर खत्म कर दिया। और यहां पर अब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो घूमेंगे जब, तो ये साइज का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो हमें मेनली जो साइज का ऑर्डर पढ़ना है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पीरियड तक पढ़ना है, और 6 पीरियड तक के ट्रेंड मैंने आपको यहां पर समझाए। अब इससे एक बात समझना, अब इसको मैं जनरलाइज करवाता हूं, ध्यान सुनना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ध्यान सुनते जाना और समझते जाना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, कोई कॉन्ट्रैक्शन, पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक, पूरा और बाद वाला आधा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां लगेगा? तो पूरा डी ब्लॉक और शुरू वाला आधा पी ब्लॉक, यहां क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन। सुनना मेरी बात, हालांकि इसमें थर्ड में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सुनिए अभी, यहां पर लगेगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कितनी तरह के लगेंगे? 2 तरह के, एक डी की पुअर शील्डिंग की वजह से और एक एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से। डी की पुअर शील्डिंग से लगने वाला कॉन्ट्रैक्शन कौन कहलाएगा? टीसी। और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से लगने वाला क्या कहलाएगा? एलसी। टीसी एक जगह या दूर दूर तक? एक जगह। कहां पर? आलू गाजर। क्या टीसी का पहली बार इफेक्ट गाजर पे देखने को मिलेगा? हां। और एलसी का इफेक्ट एक जगह या दूर दूर तक? दूर दूर तक। वो दूर दूर तक जो है, ध्यान से देख लो, वो दूर दूर तक जो है वो ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 15 तक होगा। कहां से कहां तक होगा? 4 से लेकर 15 तक। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में जब आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन? देखो एक बात समझ लेना, 4 से लेकर 15 में हमें यह तो पता चल गया कि कौन लगने वाला है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन पहचानोगे कैसे? याद करिए मैजिक नंबर्स। क्या याद करिए? अच्छा मुझे बताओ, अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगाना है तो एफ का इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर केवल एस के इलेक्ट्रॉन होते तो मैजिक नंबर 2 होता है, अगर एस और पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैजिक नंबर 8 होता है, एसपीडी होते हैं तो 18 होता है। अगर मुझे एफ का इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैजिक नंबर क्या चाहिए? 30। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर, जहां पर पहली बार क्योंकि इफेक्ट पहली बार में आता है, दूसरी बार में नहीं आता है, पहली बार 32 का गैप आएगा। कितने का? आप देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका, क्या पहली बार 32 का गैप आ गया? क्या यहां पर पहली बार 32 का गैप आया? क्या यहां कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। यहां पर कितने का गैप आया? यहां पर कितने का गैप आया? यहां पर कितने का गैप आया? ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 15 तक डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ा देना, लेकिन जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा वहां पर आपको समझ जाना है एलसी लगेगा। और जहां पर पहली बार एलसी लगेगा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बढ़ेगा नहीं, साइज क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। अब इसी को मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। बेटा सबसे पहले ये अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ एक केस समझा रहा हूं। साइज में 2 तरह के ट्रेंड है, एक ट्रेंड है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन और एक ट्रेंड मिलता है डाउन द ग्रुप का विद कॉन्ट्रैक्शन। 2 तरह के ग्रुप्स मिलेंगे,
विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, विद कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ये समझे कि किसमें कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता। याद करिए, पूरा एस ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक। आधा पी ब्लॉक कौन सा वाला, शुरू वाला या बाद वाला? बाद वाला। कॉन्ट्रैक्शन जब लगेगा तो लगातार लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यहां लगा यहां नहीं लगा, यहां लगा यहां नहीं लगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जब लगेगा तो लगातार लगेगा। ध्यान सुनना, पूरा एस ब्लॉक आधा पी ब्लॉक। वो आधा पी ब्लॉक कौन सा होगा? यहां पर मैं लिखता हूं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17, 18। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा तो इसका साइज का ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ेगा। पहले अपन वही ऑर्डर बनाते, उतना तो बनाए पहले, फिर आगे बात करते हैं। इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। यहां से देखिएगा, स्टार्ट करूंगा ग्रुप नंबर 1 से, है, ली, ना, की, रब से। फरियाद नहीं ले रहा हूं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांसियम, और उसके बारे में एनसीईआरटी ने रेडियस की वैल्यू नहीं दे रखी है। एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पर हमें फैक्टर कौन सा लगाना है बेटा? शेल नंबर। डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा। शेल नंबर बढ़ेगा तो शेल बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ना चाहिए। तो ये रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ग्रुप 1 के बाद बताइए, ग्रुप 2 में भी नॉर्मल ट्रेंड है। ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ये शुरू का इस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक नॉर्मल ट्रेंड है बेटा। पहला सन्नाटा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, है ना, रेडियो एक्टिव नहीं ले रहा हूं मैं। पहला सन्नाटा, पहला सन्नाटा वहां पहला आएगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो लिवरमोरियम, ले नहीं रहे उसको। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी इज रेडियो एक्टिव। जान दो, रेडियो एक्टिव को छोड़ना ही नहीं अभी, मतलब छेड़ना नहीं, छोड़ना क्या नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चाहो तो ले लो रेडॉन को, कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर इनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है क्या? नहीं। और जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं है वहां पर बिना सोचे समझे लगातार साइज बढ़ा देना है। छापो पहले इस ऑर्डर को। ये साइज को हम लोग डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे IEEAEN जो भी पढ़ोगे उसमें डाउन द ग्रुप की जब जब बात आएगी, ये सब कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन जो अभी आपको बताया गया है, ये सब खेल वापस खेला जाएगा बार बार। और उस समय अब खेल खिलाया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ऐसा था। तो दिमाग में फिट करते जाइए, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। लेकिन डाउन द ग्रुप में दो तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं, विद कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप कौन से हैं? पूरा एस ब्लॉक, बाद वाला आधा पी ब्लॉक। जहां पर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाली बात है वहां पर लगातार डाउन द ग्रुप जाएंगे, चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 16 हो, 17 हो, 18 हो, लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता जाएगा। लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता जाएगा। तीन 10 तक होती ना क्लास चलेगी 3:30 तक, 3:30 तक, फिर होगा ब्रेक आपका, है? उसके बाद अगली क्लास। क्या स्कैम कर दिए? क्या हो गया? तेरे को किसे मिलने जाना था? बहुत बढ़िया, लिख लिया बेटा ऑर्डर सबका? चलिए अब आगे इसके डिस्कशन करते हैं। ध्यान सुनना, ये आपको ये बताया गया कि विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 है ना, सॉरी, ग्रुप नंबर 1 2 16 17 18 डाउन द ग्रुप जाएंगे, लगातार साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद दूसरी बात आपको यह बताई गई कि अब हमें क्या लगाना है? विद कॉन्ट्रैक्शन। विद कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान सुनना, विद कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप कौन है? पूरा डी ब्लॉक और शुरू वाला आधा पी ब्लॉक, मतलब 13 14 और 15। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, 13 14 15 ध्यान सुनिएगा। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 3 से लेकर 12। ध्यान सुनना और समझना बेटा, ग्रुप नंबर 3 डी ब्लॉक में आता है, इसका एक साइज का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन जैसा दिखेगा। ध्यान सुन लेना, यहां देखो, इसके जब हम साइज की बात कर रहे हैं, एक बात समझना,
इसमें 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 यहां तक कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं, कॉन्ट्रेक्शन तो यहां लगा था, ये यहां एंटर हुआ था, ठीक है ना। ध्यान सुनना, कॉन्ट्रेक्शन जो लगा था वो यहां पर लगा था, क्योंकि यहां पर पहली बार एफ की एंट्री हुई थी। तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगा था, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगा था। सबसे पहली बार इसका जो इफेक्ट आता है 14F के इलेक्ट्रॉन का, वो यहां आता है, और उसका इफेक्ट सबसे पहली बार हाफ नियम में देखने को मिलेगा। यहां पर कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं था, साइज बढ़ा। लेकिन एक बात बताओ, यहां से यहां पर जाने पर क्या पहली बार 32 का गैप आएगा? हालांकि यहां पर कोई कॉन्ट्रेक्शन लग नहीं रहा है, देखो कॉन्ट्रेक्शन तो यहीं पे खत्म हो गया था, और इसीलिए आगे कोई कॉन्ट्रेक्शन लगा नहीं, आगे साइज बढ़ रहा है, यहां पर भी साइज बढ़ रहा है, यहां पर भी साइज बढ़ रहा है, तो यहां पर भी कायदे से साइज बढ़ना चाहिए था। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यहां भी कॉन्ट्रेक्शन लगा देते, इसका साइज मिलता बराबर जरूर है, लेकिन उसका कारण कॉन्ट्रेक्शन नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन होता तो ऐसा थोड़ी कि यहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, फिर यहां नहीं लगेगा, फिर यहां लग जाएगा, फिर यहां नहीं लगेगा, फिर यहां लगेगा, तो लगातार लगेगा। और एक बार अगर कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट खत्म हो गया तो आगे कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इसका साइज फिर भी क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो बस इसको याद रखने के लिए हम क्या बोल देंगे कि थर्ड वाले ग्रुप में भी कॉन्ट्रेक्शन लग जाता है, ताकि याद करना आसान रहे कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 15 तक जहां पर भी पहली बार 32 का गैप आएगा, जहां पर भी पहली बार 32 का गैप आएगा, वहां क्या कर देना है? साइज बराबर कर देना है, मान के कि कॉन्ट्रेक्शन लगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रुप 3 में कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है। एक्चुअल कॉन्ट्रेक्शन कहां से लगेगा? 4 से 12, 13, 14, 15। यहां पर कौन से दो तरह के कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, पहले बताइए कौन लगता है? एक तो टीसी और एक एलसी। इनमें से इन सब में कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, लेकिन कहां पर टीसी लगेगा, कहां पर एलसी लगेगा? बेटा टीसी एक जगह या बहुत सारी जगह? एक जगह। कहां कहां? आलू का। एलसी एक जगह की बहुत सारी जगह? बहुत सारी। 4 से लेकर 15 तक लगातार लगेगा एलसी। एलसी को पहचानने का तरीका, पहली बार 32 का गैप, और इसको तो अपन ने याद ही कर लिया, आलू गाजर। इसमें क्या लगेगा? कॉन्ट्रेक्शन। आइए इसके ऊपर बात करते हैं अगली स्लाइड पे। पी ब्लॉक में हमने 16, 17, 18 पढ़ लिया बेटा। अब पी ब्लॉक में बचता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15। पहले इसको समझते हैं बेटा। पहला डैश, फिर बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आगे सुनिए, यहां पर इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 13 है, 31 है, 49 है, 81 है। इसके अलावा ग्रुप 14 लिखता हूं यहां पर, और ग्रुप 15 भी लिखते हैं, फिर डी ब्लॉक के भी ऑर्डर्स बना लेंगे फटाफट, तो ग्रुप का काम खत्म हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, यहां देखिएगा, काशी गए संत प्रभु, और यहां पर आ गया डैश, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में, है ना। तो वो हम लोग मॉस्को वाला केस नहीं ले रहे। अब सुने, नॉर्मल ट्रेंड क्या बोलता है? इसके एटॉमिक नंबर देखो, ये 5 है तो ये 6 है, ये 7 है, ये 13 है तो ये 14 है, ये 15 है, ये आ जाएगा 31 तो ये आ जाएगा 32, 33, ये हो जाएगा 49 तो ये हो जाएगा 50 और 51, और ये हो गया आपका 81 तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 82 और 83। क्या ये वाले ग्रुप कॉन्ट्रेक्शन वाले ग्रुप है या नहीं है? और क्या इस ग्रुप में ये जो ग्रुप है ना 13, ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जहां टीसी और एलसी दोनों लगे। टीसी तो एक ही जगह लगता है, इस ग्रुप में टीसी तो लगता ही लगता है, साथ में एलसी भी लगता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर आईई, ईए, ईएन, साइज, ये वो फलाना ढिमाका जो भी पढ़ोगे, इसके ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जहां दोनों कॉन्ट्रेक्शन एक साथ लगते हैं, वो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 13। इसके अलावा सब जगह एलसी तो लग जाएगा, टीसी कहीं नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, यहां से यहां जाने पर क्या पहली बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट आता है बेटा? हाँ। और यहां से यहां जाने पर पहली बार लैंथेनाइट, पहली बार मतलब इनकेस लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट आता है। मुझे बताइए, ग्रुप 13, 14, 15 तक लगता है एलसी, और एलसी पहली बार कहां लगेगा? जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा। तो यहां पर भी पहली बार इस ग्रुप में 32 का गैप यहीं पे आ रहा है पहली बार, और इस ग्रुप में भी 32 का गैप यहीं पर आ रहा है पहली बार। तो 13, 14, 15 में जहां पर पहली बार 32 का गैप आएगा, वहां पर क्या लगा देना है? एलसी। ध्यान से सुनना,
जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन है वहां साइज लगभग बराबर, फिर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है साइज बढ़ जाएगा, और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो साइज लगभग बराबर। लेकिन एक बात सुनना, इसका साइज जो लगभग बराबर है उसको ऐसे लिखेंगे अपन। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब इसमें दो ट्रेंड है, या तो दोनों बराबर भी हो सकता है और दोनों में से हल्का सा बड़ा कौन है? थैलियम। एक बात समझना बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने आपको बोला कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो कहानी क्या बनेगी। मान लो ये एलिमेंट ए और बी है, बी में लगा कॉन्ट्रैक्शन, मान लो इसका साइज इतना होना था और बी का साइज इतना होना था, इसका साइज छोटा होकर ए के बराबर हो गया, तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है बी में और बी का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जा रहा है? छोटा होकर ए के लगभग बराबर हो रहा है। जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहां ऊपर वाले और नीचे वाले का साइज क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन ये तो लगभग वाली बात है। एग्जैक्ट बात करें कि बताओ ऊपर और नीचे वाले लगभग बराबर है, अभी एग्जाम में लगभग वाला ऑप्शन आया तो लगभग टिक करें, और हो सकता है एग्जाम में लगभग पूछे ही ना, एग्जैक्ट ऑर्डर पूछ ले। तो मुझे बताओ ऊपर और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन होगा? क्यों बड़ा होगा? एक शेल ज्यादा है, वो भले शेल इस पे चिपक जाए यहाँ के, फिर भी इसके मुकाबले तो बड़ा ही होगा। इसलिए जहां भी आपने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है ना, ध्यान से देख लो, जहां भी आपने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है, जहां पर भी आपने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है वहां पर ऊपर वाले और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। ऊपर वाले और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन पी की एंट्री की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है, इसलिए यहां पर तो साइज का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब पर एक बात बताओ, पहली बार टीसी का इफेक्ट कहां आया था? यहां पर गाजर में आया था। आलू तो सब साथ में लपेटे में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आलू में थोड़ी लगा है, कॉन्ट्रैक्शन तो गाजर में लगा, और गाजर छोटा होकर आलू के बराबर आ गया तो आलू गाजर दोनों लपेटे में आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही टी जरा हाफ, पहली बार एलसी का इफेक्ट कहां लगा? हाफ में। पहली बार टीसी, पहली बार एलसी। जहां पर टीसी एलसी का पहली बार इफेक्ट आएगा ना, वो जबरदस्त इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहां पहली बार इफेक्ट आया है। और जब पहली बार इफेक्ट आएगा और जबरदस्त इफेक्ट आएगा, तो अभी जो हमने बात करी है ना कि जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर ए और बी में से बी का साइज जनरली बड़ा होगा, ये कहानी पहली बार वाले ऑर्डर में उल्टी हो जाएगी, क्योंकि पहली बार जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा वो जबरदस्त आएगा। और इसलिए ध्यान से सुनना, इधर मैंने आपको क्या बोला? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगभग बराबर है, अभी मैं लगभग बराबर की बात कर रहा हूं, यहां पर भी साइज लगभग बराबर है, लेकिन ऊपर और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन? नीचे वाला। साइज बढ़ता जा रहा है, जहां पर पहली बार एलसी लगा लगभग साइज बराबर, लेकिन ऊपर और नीचे में से एग्जैक्टली पूछे तो बड़ा कौन है? नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन है? नीचे वाला। पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो लगभग बराबर होगा। लेकिन अब आगे की बात सुनिए, आपसे अगर पूछा गया कि आलू और गाजर, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इक्वल लिखा है, आलू गाजर में से बड़ा कौन? आलू। आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। कौन बड़ा? अरे आलू बड़ा सुना है ना, दही बड़ा आलू बड़ा। बड़ा कौन? गाजर बड़ा कि आलू बड़ा? आलू बड़ा। ध्यान सुनना, आलू गाजर में बड़ा कौन? आलू। इसकी वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने। ध्यान रखना, पहली बार जहां पर टीसी तो लगा ही एक ही जगह, तो वही पहला है वही आखिरी है, तो इसीलिए आलू गाजर में जहां पर पहली बार कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, चाहे टीसी लगे चाहे एलसी लगे, पहली बार टीसी कहां लगा? आलू गाजर। कहने को तो बोल देंगे कि साइज लगभग बराबर है, लेकिन एग्जाम में ये ऑर्डर आ चुका है, एक ऑप्शन इक्वल वाला दिया था और एक ऑप्शन ये वाला दिया था। बच्चे धड़ाधड़ इक्वल 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 लगा के आए। ध्यान रखना, अगर इक्वल दिया जाए और एग्जैक्ट ऑर्डर दिया जाए तो हमेशा एग्जैक्ट वाले को प्रायोरिटी दोगे, और ऊपर और नीचे जहां पर हम इक्वल इक्वल पढ़ते हैं वहां पर ऊपर और नीचे वाले में से जनरली बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। लेकिन जहां पर पहली बार टीसी लगेगा और जहां पर पहली बार एलसी लगेगा,
वहां पर ऊपर और नीचे वाले में से बड़ा कौन? ऊपर। अरे ऊपर वाला सबसे बड़ा है बेटा, है ना? हाँ चलिए, आइए इसको नोट करें फटाफट, आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, इसका एग्जैक्ट साइज का ऑर्डर बनाना होगा तो क्या बनाओगे बताओ? बनाओ, इसका साइज का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या बनाओगे? सोचो। आलू तो बड़ा ही है, ऑर्डर बताओ सबसे छोटा कौन? एग्जैक्ट ऑर्डर बताओ। सबसे छोटा बोरॉन। इन दोनों में ऑर्डर घूम गया तो बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थैलियम। और यहां पर तो बढ़ता हुआ ही ऑर्डर है, बस ये दोनों लगभग बराबर है, कभी ग्रेटर ना दे तो लगभग बराबर, और यहां तक आते आते तो कॉन्ट्रैक्शन की ऐसी तैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन काम करना ही लगभग बंद कर देगा। लिख लो इसको, डी ब्लॉक का ऑर्डर बना देते हैं फटाफट, तो खत्म हो जाएगा ग्रुप का खेल। फिर छोटा मोटा पॉइंट जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वो तो सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली जो बात हमने डिस्कस करी उससे हो जाएगा। कर लिया नोट डाउन? चले, अब आगे बढ़ते हैं बेटा डी ब्लॉक पे, ठीक है ना? यहां पर ये जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का ट्रेंड था वो हमने समझ लिया। इधर देख लो जरा ध्यान से, पूरा एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 2 हो गया, पी ब्लॉक का ग्रुप 13 14 15 15 16 17 18 सब हो गया। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक में आप एक बात समझे, हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है बेटा? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये 3 सीरीज मेन है, ठीक है? अब इसके अलावा हम 6D लेंगे, लेकिन 6D का एक ही केस पढ़ना है हमें। हम लोग यहां पर ले रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर 3, हम लोग यहां पर ले रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर 4, हम लोग यहां पर ले रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर 5, और ऐसे करते करते हम लोग यहां पर ले रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर 12। ध्यान सुनना, थर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, इसके मेंबर है टी जरा हाफ। लास्ट वाले एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये तो इसको डिस्कस करना है इसलिए बता दिया। यहां पर आ जाएंगे वे नवाब थे, है ना, या वो नोबिटा, नोबिटा कार्टून वार्टून देखे होंगे ना? हाँ, इधर आ जाए जिंदगी कबाड़ा हो गई, है ना, ये एलिमेंट्स है। अब जरा इसको भूल जाइए, मुझे बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 21, इसका है 39, इसका है 57 और इसका है 89। इसका एटॉमिक नंबर है 22, 23, इसका है 40, इसका है 41। लेकिन यहां पर एफ की एंट्री होती है और यहां आता है 72, यहां एफ की एंट्री हो चुकी है। यहां पर आएगा 73, यहां पर आएगा 30, यहां आ जाएगा 48, यहां पर आ जाएगा 80। एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या साइज बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहां पर भी डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ा। यहां पर एंट्री हो गई एफ की, साइज बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन एफ के पुअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बेटा एफ की पुअर शील्डिंग का कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कहां लगेगा? हाफनियम में, और कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से इसका साइज अपने से ऊपर वाले के लगभग बराबर। लेकिन क्या जहां पर पहली बार कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जैसे आलू गाजर में पहली बार लगा था टीसी, यहां पर पहली बार लगेगा एलसी। तो बेटा जनरली ऊपर और नीचे वाले में से बड़ा कौन होगा? नीचे वाला। लेकिन जहां पर पहली बार कॉन्ट्रैक्शन लगेगा बड़ा कौन होगा? ऊपर वाला। बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस है, बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और ध्यान सुनना, डाउन द ग्रुप का अगर डी ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा कभी भी यही आएगा। हम पढ़ तो बाकी रहे, आएगा यही, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको एक ही वैल्यू दे रखी है 4D और 5D की, वो ये है। और आज तक की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया कई बार, और आज तक की हिस्ट्री में जब भी
डी ब्लॉक से डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन आया है, एस और पी का तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन डी का जब भी डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन आएगा ग्रुप नंबर 4 ही आया है, 4 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपन बाकी तो बस ट्रेंड पढ़ लेते हैं याद रखने के लिए। इधर देखो, यहां पर बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगभग बराबर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगभग बराबर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें बताओ यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों का साइज बराबर मिल जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लाएंगे और एसी का साइज बराबर है, लेकिन लाएंगे और एसी का साइज बराबर होने के पीछे कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इनका साइज बराबर होने के पीछे रोल किसका है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। एक जनरल ट्रेंड समझिए, इसको भूल जाइए, 6D को भूल जाइए, बाकी सबकी बात करते हैं। इसको देखो जरा, जहां पर मैंने डब्बा पैक किया है इसको जरा ध्यान से देखिए, ग्रुप थर्ड में तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं, उसको तो साइड में रखिए। क्या डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 4 से 12 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सी सीरीज चल रही है बेटा, 3D, ये कौन सी सीरीज चल रही है बेटा, 4D, और ये कौन सी सीरीज चल रही है बेटा, 5D। ट्रेंड देखो, इसको भूल जाओ। क्या 3D से बड़ा 4D है कि नहीं है? 3D से बड़ा 4D, 3D से बड़ा 4D, और क्या 4D और 5D का साइज बराबर है कि नहीं है? पर कहां से कहां तक, 4 से 12 तक। थर्ड ग्रुप में तो 3D से बड़ा 4D और 4D से बड़ा 5D। तो यहां देखो 4 से 12 में 3D से बड़ा 4D और 4D 5D का साइज बराबर, और इस साइज बराबर होने के पीछे जो लॉजिक है वो कौन है बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना एक बात, इसका ग्राफ मैंने बोला था आज आते से ही एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है जो हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा था, ये वाला ऑर्डर ध्यान से देखिएगा। इस ऑर्डर की मैं बात करूं, यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, रेडियस, यहां पर हम ले रहे हैं बेटा एटॉमिक नंबर। अब सीरीज देखिएगा जरा ध्यान से, ये 3D सीरीज का ट्रेंड है, जरा इस सीरीज को समझना, 3D सीरीज का ट्रेंड है बेटा। एक बात बताओ, क्या फेकोनी का साइज लगभग बराबर रहेगा? हाँ, स्कैंडियम से पहले, फेकोनी से पहले साइज कम हुआ, फेकोनी में साइज लगभग बराबर हुआ, और कॉपर जिंक में साइज बढ़ गया। ये एलिमेंट कौन है बेटा, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, और ये एलिमेंट कौन है बेटा, जिंक एटॉमिक नंबर 30। ये कौन सी सीरीज है, 3D। अच्छा मुझे बताओ, क्या 3D से बड़ा साइज 4D का है कि नहीं है? है। तो अब देखो इधर 3D से बड़ा साइज, इधर बढ़ रहा है साइज, तो 3D से बड़ा 4D, इसका भी ऑर्डर यही, पहला बड़ा आखिरी छोटा, सेकेंड ईयर जिंदगी का बड़ा। ये 3D से बड़ा साइज किसका हो गया, 4D का। लेकिन अब अगली बात सुनिए, 3D से बड़ा साइज 4D का, लेकिन एक बात बताओ, इसको देखो जरा, 3D से बड़ा 4D, पर 4D और 5D में बड़ा कौन है, इस थर्ड ग्रुप में 5D बड़ा, लेकिन क्या आगे 4D और 5D का साइज बराबर हो जाएगा? हाँ, तो इन दोनों में, इसको देखो, ये आपकी 4D सीरीज और ये 5D, यहां पर तो साइज में गैप है, लेकिन आगे साइज क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसीलिए जो तीसरा ग्राफ बनेगा, सेकेंड ईयर लाएंगे, इसके बीच में तो साइज का गैप होगा, लेकिन टी जरा हाफ जो आएगा, इनका साइज लगभग बराबर। आगे वाला जो ग्राफ बनेगा ना, वो बिल्कुल इससे चिपका के बनाना है आपको। अब जितना क्लोज बना सकते हो बना लेना, मैंने ऐसा बना दिया। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रुप थर्ड में सेकेंड ईयर लाएंगे में तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन टी जरा हाफ में जरा हाफ का साइज लगभग बराबर। तो ध्यान सुनना, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, ये जो लाइन नेक टू नेक चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 4D और 5D का साइज बराबर है। ये क्यों बराबर है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और कहां से कहां तक बराबर है? 3 से 12 तक बराबर है, या फिर 4 से लेकर 12 तक बराबर है? 4 से लेकर 12 तक बराबर है। तो ग्रुप 4 से 12 वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज बराबर, लेकिन थर्ड का साइज अलग होगा। नोट कर ले इस पॉइंट को। ये ग्राफ खत्म होता है तो यहां पर डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के जो भी बातें एनसीईआरटी के एसपीडीएफ ब्लॉक में जहां जो लिखा था, सारी बातें अपन ने पढ़ ली हैं। ग्रुप 4 पे स्टार लगा लेना। डी ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आएगा तो टी जरा हाफ का ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। पहली बार जहां टीसी लगता है और पहली बार जहां एलसी लगता है, वहां पर ऊपर वाले का साइज ज्यादा होगा, और बाकी सब जगह जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन लगता है
ऊपर और नीचे वाले में से जनरली नीचे वाले का साइज बड़ा होगा। ये दोनों चीजें लिख ले ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने वैल्यूज भी लिख दी है, अगर आलू गाजर का क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यू भी लिखा दी है, और जर्कोनियम हाफनियम आएगा क्योंकि यही वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए उसकी वैल्यूज भी आपको लिखा दी ताकि जब आप पढ़ें तो वैल्यूज भी दिख जाए आपको। नोट कर लो इसे। ग्राफ ये लिख ली वैल्यू सबने, लिख लो फटाफट। हाँ बैठ जाओ बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज लिख लो फटाफट, और इसके बाद ये ग्राफ इसको ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर ले, ग्राफ की आगे की डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। है? आ जाएगा नोट्स में ना, नहीं आएगा? लिख लिया ना किसी ने, लिख लो उससे, कोई बात नहीं, लिख लेना आराम से।